हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने जो चैप्टर है उसमें वर्ड है इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन। क्या मतलब होता है इसका? कंजर्वेशन मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, संरक्षण देना। तो हमारे चारों ओर हम जितने भी प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये वाइल्ड लाइफ के तहत आते हैं, ठीक है, और हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं। तो इनका संरक्षण भी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक टर्म है इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स, लिविंग वर्ल्ड, और डाइवर्सिटी होता है विविधता, वेराइटी, वेरिएबिलिटी, ठीक है ना। तो हम हमारे चारों ओर प्रकृति में जितने भी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हो, या बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये जितने भी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये सब मिलजुल के बच्चों बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं किसी भी स्थान की। समझ में आ गया? सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या आ सकते हैं इसमें? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जीवों की विविधता, ठीक है, किसी भी स्थान विशेष में, किसी भी एरिया में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी भी कैटेगरी के हो, वो सब मिलजुल के उस स्थान की बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जीव विविधता, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे ये जो विविधता है ये क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्यों रक्षा करें इसकी, क्यों कंजर्वेशन करें। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है। तो ये यूजेस भी कर सकते हैं इसको, या फिर इंपॉर्टेंस भी कर सकते हैं, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, ये इतने प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तरह तरह के अलग अलग कैटेगरीज के, ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस इनके लिखे हैं बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज क्या है? वी गेट ए वेराइटी ऑफ फूड मेटल्स फ्रॉम वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमको तरह तरह का भोजन योग्य पदार्थ हमको मिलता है। प्लांट से हमको फूड क्रॉप्स मिलते हैं, पल्सेस, दालें वगैरह हो गई, ठीक है, नट्स, ऑयल सीड्स, बहुत सारे तरह तरह की चीजें मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनसे तरह तरह की दवाइयां मिलती हैं। देन इसी प्रकार से फल सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स हैं उनसे भी हमको कई प्रकार का भोजन पदार्थ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, उसके अलावा हनी हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमको कहाँ से मिलती हैं? जानवरों से मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारे भोजन के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक। उसके बाद A large number of plants provide us with useful medicines। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमको तरह तरह की यूजफुल मेडिसिन, दवाइयां मिलती हैं बच्चों। इसमें से कुछ एग्जांपल हमारा मॉर्फिन, कोडीन, क्विनीन। मॉर्फिन और कोडीन जो है बच्चों, ये ओपियम नामक प्लांट से मिलती है। ओपियम होता है अफीम का पौधा, और उससे ये दो ही नहीं, करीब 25-30 प्रकार की अलग अलग दवाइयां निकलती हैं। एफिड्रिन हो गया, ठीक है, नारकोटीन हो गया, अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं। और ये सारी की सारी पेन किलर ड्रग्स के काम में आती हैं अधिकतर इसमें से, ठीक है कि नहीं क्या। दर्द निवारक दवाइयां बनती है इससे कई। देन क्विनाइन जो ट्री है वो मलेरिया की दवाई देता है। इसके छाल से हमको क्विनाइन जो दवाई होती है वो क्या है? क्विनाइन ट्री सिनकोना जो प्लांट होता है उसकी बार्क से, छाल से मिलती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे और प्लांट्स हैं जिनसे कई इंपॉर्टेंट दवाइयां मिलती है। कैंसर की दवाई भी हमको प्लांट से ही मिलती है, ठीक है नहीं। उसके बाद वी गेट रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई प्रकार के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उससे हमको जो उद्योग है हमारे, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए जरूरी कच्चा माल मिलता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और ये माल को इंडस्ट्रीज यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हैं और उसी को फिर मार्केट में बेचती हैं। तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज को मिलते हैं? कहाँ से? जंगलों से, पेड़ पौधों से। ये है रबर, प्लांट से मिलता है हमको। गम, गोंद, प्लांट से मिलता है हमको। फाइबर, रेशे, प्लांट से मिलते हैं। इसमें कॉटन आ गया, जूट आ गया, बैम्बू फाइबर्स आ गए, कोकोनट के फाइबर आ गए। उसके अलावा परफ्यूम्स, कई प्रकार के जो फूल होते हैं जंगलों में उगने वाले, उनसे तरह तरह के हमको परफ्यूम्स हम निकाल सकते हैं उनसे, खुशबूदार फूलों से। लुब्रिकेंट्स बच्चों, कई प्रकार के ऑयल्स होते हैं हमारे, सस्ते ऑयल्स जो हम लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। इसमें चीड़ का ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ये एग्जांपल्स हैं हमारे। देन उसके बाद वुड, वूल, सॉरी, ये वूल बच्चों, हमको ऊन कहाँ से मिलेगी? हमको ये जानवरों से मिलती है। भेड़ हो गया, उसके अलावा कैमल से भी मिल जाती है हमको। तो एनिमल्स का योगदान हो गया यहाँ पे। सिल्क हमको रेशम के कीड़े से मिलता है, इंसेक्ट है ये एक, सिल्क वर्म। लैक, लाख बच्चों, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो प्लांट के जूसेस को सक करते हैं, प्लांट के जूस पीते हैं, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स को खाते पीते हैं, उसका जूस चूसते हैं और उसी से लाख बनाते हैं। इसी लाख से बच्चों हम देखा होगा हमारे घर में लेडीज वगैरह जो होते हैं कड़े पहनती है ना हाथों में, लाख के कड़े वगैरह होते हैं, उसी से बनते हैं। लैक बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है।
फर मतलब होता है जानवर जब मर जाते हैं तो उनकी जो सॉफ्ट खाल होती है उसके ऊपर सॉफ्ट बाल होते हैं उसको फर बोलते हैं। इससे जो हमारे ओवरकोट होते हैं सर्दियों में पहनने के उसकी इनर लाइनिंग बनती है, गर्म टोपे होते हैं उनकी अंदर वाली लाइनिंग बनती है फर से। तो बर्फीले जो प्रदेश होते हैं उसमें इस प्रकार के फर के कोट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लैंकेट्स वगैरह बना लेते हैं हम, सॉफ्ट ब्लैंकेट्स। उसके अलावा हनी, शहद हो गया, मधुमक्खियों से मिलता है। टिम्बर बच्चों, मोटे जो शहतीर होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो लकड़ी होती है उसको हम टिम्बर बोलते हैं, तो इससे हमारे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। लैक हो गया, तो लैक तो रिपीट हो गया बच्चों, तो यहाँ से हम हटा देते हैं। देन उसके बाद लेदर, चमड़ा, जानवरों के मृत्यु के पश्चात उनकी जो चमड़ा है उसको हम भी इंडस्ट्रीज में दे देते हैं जिससे कई प्रकार की चीजें बनती है। उसके अलावा जानवर मरने के बाद उनकी हड्डियां भी काम आती हैं, उनसे फर्टिलाइजर वगैरह बनाया जाता है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाली, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी प्रमोट्स टूरिज्म। किसी स्थान विशेष में रिच प्लांट्स और एनिमल लाइफ पाई जाएगी तो वहां पे क्या उनको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हरी भरी जो जगह है, हरियाली है, वहां पे तरह तरह के जीव जंतु हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको देखने के लिए क्या है तरह तरह के टूरिस्ट आते हैं। समझ में आ गया? बंजर भूमि को देखने कोई नहीं आता, तो इससे टूरिज्म को जो है वो बल मिलता है, ठीक है कि नहीं? क्या पर्यटन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। बच्चों बायोडाइवर्सिटी जो होती है विविधता, जितनी ज्यादा विविधता होगी ना उससे हमारा जो बैलेंस है बना रहता है नेचर में। समझ में आ गया? हमारी जो प्रकृति है वो बैलेंस में बनी रहती है क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर है, हमको एक दूसरे की आवश्यकता है, ठीक है। भाई ह्यूमन बींग्स है उसको तरह तरह के एनिमल्स और प्लांट्स इन सबसे लाभ ही तो होता है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस होंगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। आज भी हम मार्केट में जाते हैं तो देखो कितनी वैरायटी होती है हमारे सामने, फल सब्जियां अनाज लेने की, ठीक है कि नहीं? क्या सोचो, इमेजिन करो कि ये कुछ ही प्रकार की चीजें होती है, दो चार प्रकार की, तो हमको कितना कष्ट होता, ठीक है। तो दुनिया भर की वैरायटीज अवेलेबल है, तो इससे क्या है बैलेंस बना रहता है नेचर में। इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड रिक्रिएशन। बच्चों कई बार हम हमारी जो दैनिक जीवन है से उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो बोरियत दूर करने के लिए क्या है हमको थोड़ा सा खुशी का माहौल चाहिए, जॉय चाहिए, रिक्रिएशन, रिलैक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन और जॉय के लिए हम बच्चों प्रकृति का सहारा ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल गार्डनिंग करते हैं कई लोग रिलैक्स करने के लिए, बर्ड वॉचिंग, सुंदर सुंदर जो कलरफुल पक्षी है उसको देखने से आनंद आता है। एक्वेरियम, बच्चों कई लोग अपने घर में ही फिश का टैंक रख लेते हैं जिसमें कई प्रकार की कलरफुल मछलियां रख लेते हैं, तो इससे भी बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो लोगों को अच्छा लगता है, इट इज अ जॉय एंड इट इज अ सोर्स ऑफ जॉय। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो क्या है आनंद का साधन है, रिक्रिएशन, रिलैक्स करने का साधन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए, और कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो हम क्या है विदेशों में बेच भी सकते हैं जिससे आर्थिक लाभ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडलवुड आ गया, ठीक है कि नहीं? क्या तो सैंडलवुड मतलब होता है बच्चों चंदन, तो यहां हम लिख सकते हैं सैंडलवुड, ठीक है। तो सैंडलवुड से क्या है चंदन वगैरह है, इस चंदन को हम यूज करके क्या है साबुन वगैरह बनाते हैं। कई प्रकार के चंदन क्या है पूजन सामग्री के रूप में भी यूज होता है, इसका पाउडर जो होता है तिलक वगैरह करने के, ठीक है। तो ये हमारे यूजेस हो गए बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए अब हम देखेंगे बच्चों, ये तो देख लिया हमने कि कितनी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण तेजी से बायोडाइवर्सिटी का विनाश हो रहा है। व्हाट फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्यों बायोडाइवर्सिटी घटती जा रही है, जीवों की जो विविधता है वो क्यों कम होती जा रही है? तो उसके लिए कई फैक्टर्स उत्तरदायी हैं। तो फॉलोइंग फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जीवों की जो विविधता है, द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर डिक्रीजिंग, देयर इज अ लॉस इन दैट। तो क्यों होता है ये? इसके लिए कुछ कारण है, ये कारण हमने लिखे हैं नीचे, लिस्ट आउट किए हैं। चलिए पहला इंपॉर्टेंट कारण है बच्चों प्राकृतिक संकट आ जाते हैं कई बार। कई नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि आंधी तूफान आ जाना, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, अर्थक्वेक्स, भूकंप आ जाना। उसके अलावा सुनामी वगैरह जैसे आ जाती है, कई बार जानवर बह जाते हैं, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना, फेमाइन्स, अकाल पड़ना, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाना, बड़ा सारा पहाड़ी का हिस्सा धस के नीचे गिर जाता है तो बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स दब जाते हैं। तो ये कुछ हमारे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिनसे क्या है खूब सारे जो वन्य जीव है उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है कि नहीं? क्या उसके अलावा एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। बच्चों यदि हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करेंगे तो पेड़ जो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये एक तरह से प्राकृतिक संरक्षण देते हैं, घर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है। और इनको नष्ट करने से प्लांट्स तो मरेंगे ही मरेंगे, हटेंगे, साथ में क्या है जो हम नेचुरल घर बर्बाद कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स का उनको भी हानि होगी। समझ में आ गया? सो डिफॉरेस्टेशन इज अनदर फैक्टर फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज पुटिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स। बच्चों जो बढ़ती जनसंख्या है ना ह्यूमन बींग्स की, मनुष्यों की, वो
क्या है, अपनी नीड्स की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या है, बहुत दबाव डालती है बायोडाइवर्सिटी पे। उनको जो भी अपने काम, जो भी अपने लाभ के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए होती है वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती है, उसको प्लांट्स एनिमल से मिलती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, शोषण करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, हद से ज्यादा यूज करते हैं अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, और इससे क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स नष्ट होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस आर कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी बाय एक्सप्लॉइटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, हाथी होते हैं, कितना सुंदर जीव है, हमारी प्रकृति का सबसे बड़ा मैमल है धरती का। अब क्या, कई शिकारी क्या होते हैं, हाथी दांत काफी महंगा बिकता है, उससे कई प्रकार के आइटम्स बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम, मूर्तियां बनती है दुर्लभ। तो हाथी दांत को प्राप्त करने के लिए, टस्क के लिए हाथियों का शिकार कर लेते हैं बच्चों। तो बहुत ही दुखद है ये, ठीक है। तो ह्यूमंस दे आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी। तो अपने जस्ट लालच को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, पशुओं का शिकार किया जाता है, पेड़ों की कटाई की जाती है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य अपना तो लाभ ले लेगा, लेकिन हमारी प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये अगला हमारा फैक्टर्स है, मनुष्यों का जो लालच है उसका कोई अंत नहीं होता, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, वॉर्स, etc, दे ऑल्सो डैमेज बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत सारी मनुष्य के द्वारा प्रायोजित एक्टिविटीज होती हैं, जैसा कि बच्चों माइनिंग, खनन का जो कार्य होता है, खान वगैरह में ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे पेड़ पौधे गिरते हैं, प्लस एनिमल लाइफ को खतरा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उद्योगों का तेजी से विकास होता है, तो बड़े इलाके में जंगलों को साफ कर देना पड़ता है, वहां से वाइल्ड लाइफ मूव हो जाती है, मारी जाती है। अर्बनाइजेशन, शहरों का विकास, धीरे धीरे जो शहर है वो अपना एरिया पसारते जा रहे हैं, एरिया फैलाते जा रहे हैं, जंगल जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, तो इससे भी हमारे पर्यावरण को, बायोडाइवर्सिटी को काफी नुकसान होता है। डैम कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़े जब बांध बनते हैं तो बहुत बड़े इलाके में हमको क्या, जंगलों का सफाया करना पड़ता है, साथ ही वाइल्ड एनिमल्स भी प्रभावित होते हैं, उनका नेचुरल घर छिन जाता है। वॉर्स एंड वॉर प्रैक्टिस, कई देश होते हैं जो एक दूसरे से वॉर करते हैं, तो तरह तरह के बम वर्षा करते हैं, बॉम्ब मिसाइल्स वगैरह की टेस्टिंग करते हैं। तो जहां पे भी मिसाइल्स गिरती हैं, चाहे वो समुद्र में हो चाहे वो जमीन पे गिरे, तो उससे भी काफी नुकसान होता है बायो डाइवर्सिटी का, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, कारण है, जिसके कारण नुकसान होता है जीवों की विविधता का, ठीक है। चलिए, अब देख लिया हमने इंपॉर्टेंस क्या है, नुकसान कैसे होता है। तो अब अगला हमको क्या देखना है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए। हाउ डू वी कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। तो चैप्टर का नाम भी यही है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो बच्चों, रक्षा करने के लिए क्या होता है कि जो हमारी सरकार है ना, उसने कुछ क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए जहां पे पहले से ही रिच है बायोडाइवर्सिटी, मतलब समझ में आ गया, जहां पे बहुत अधिक विविधता पहले से ही मौजूद है, उन इलाकों को संरक्षण दे दिया गया है, समझ में आएगा, उनको चिन्हित करके उनको प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर दिया गया है। तो हम देखेंगे क्या होते हैं ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज, व्हाट आर प्रोटेक्टेड एरियाज। गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड सम इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, हमारी जो सरकार है, हर देश में ऐसा होता है, वो सरकार क्या करती है, कुछ जो पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट जो इलाके होते हैं, जिनमें रिच है, बहुत ज्यादा समृद्ध बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं छोटे इलाके में, उनको चिन्हित करती है सरकार, आइडेंटिफाई करती है। एंड इन इलाकों में, इन दीज एरियाज, इन इलाकों में क्या होता है बच्चों, पेड़ों की कटाई पे पूरी पाबंदी होती है, ठीक है कि नहीं। क्या इन एरियाज में पेड़ों की कटाई पे पूरी पाबंदी होती है। ग्रेजिंग बाय कैटल, जो जानवर होते हैं मवेशी, उनकी चराई पर बिल्कुल पाबंदी होती है, उनको ज्यादा चरने नहीं दिया जाता। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये सब एक्टिविटीज जो होती हैं, इनकी मनाही होती है। क्या क्या, हम पेड़ नहीं काट सकते इन इलाकों से, जानवरों को चराना मना है, थोड़ा बहुत चारा काट लिया ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल में ही होना चाहिए। और हंटिंग पे तो बिल्कुल ही बैन है, ठीक है कि नहीं। क्या, तो इन सब चीजों की स्ट्रिक्ट मनाही होती है इन प्रोटेक्टेड एरियाज में। दीज एरियाज आर मेंट टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ। और ये एक स्थान जो होते हैं, चिन्हित स्थान, जो कि क्या है, आइडेंटिफाई किए गए हैं, हमारी इनका मेन उद्देश्य है हमारी जो वन्य जीव हैं, वनों में रहने वाले जो लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनका संरक्षण, इनको रक्षा देने के लिए चिन्हित किया गया। इन्हीं को हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज जो होती है ना, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उन पे बिल्कुल पाबंदी होती है। तो दीज एरियाज इंक्लूड, और क्या क्या होते हैं इनके अंदर, इनके अंदर होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये तीन प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। वन बाय वन के बारे में डिटेल में आगे भी देखेंगे, हम डिस्टिंक्शंस देखेंगे क्या होता है ये। तो यहाँ पे बच्चों, ये सारे स्थान वो स्थान होते हैं जहाँ पे
जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको उनके प्राकृतिक घर पे, हैबिटेट कहलाता है प्राकृतिक घर, जहां पे वो नॉर्मली पाए जाते हैं मूल रूप से, उन्हीं स्थानों पे उनको संरक्षण दे दिया जाता है। उनको उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाता। दे आर गिवन प्रोटेक्शन वेयर दे आर, जहां वो हैं वहीं पे उनको संरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं इन्हीं को प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। 3 कैटेगरीज में आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बच्चों आज हमारे देश में 550 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 99 के करीब नेशनल पार्क्स हैं और करीब 11 के करीब बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद लिस्ट सम मेजर्स अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे देश में बच्चों, हमारी जो भारत सरकार है, इसके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए। ठीक है, जीवों की जो विविधता है, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह, इनको संरक्षण देने के लिए हमारी सरकार ने क्या प्रयास किए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। गवर्नमेंट हैज एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू स्टॉप इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज। बच्चों जो सरकार है उसने सख्त कानून बनाए हैं, इनको लागू किया है। कैसे कानून है? जैसे कि क्या है, जो इलीगल गैर कानूनी जो पेड़ों की कटाई है उसको रोका जा सके, और जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी हंटिंग को भी रोका जा सके। हंटिंग को हम पोचिंग भी कहते हैं, POACHING। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट जो कठोर कानून बनाए हैं इनको लागू भी किया हुआ है। ठीक है कि नहीं? मैं बताऊंगा ऐसा ही कानून, एक एक्ट कौन सा बना है हमारे देश में। ठीक है, और ये कानून जो है इसमें प्रोविजन है कि किसी भी प्रकार की इलीगल जो कटिंग है, पेड़ों की कटाई है, उस पर पूरी पाबंदी है, और जो वाइल्ड एनिमल्स है उसकी हंटिंग, शिकार भी नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स का। ठीक है, तो हमारी जो भारत सरकार है उसने बच्चों 1972 में एक एक्ट जो है लागू करवाया था, कानून। यह है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, संसद द्वारा पारित करवाया है ये। और इसमें अलग अलग प्रावधान है कि ये जो कानून है ये क्या है, हर प्रकार की किलिंग या जानवरों को जस्ट अपने फन के लिए पकड़ना, कैप्चरिंग, इस पे पूर्ण तरीके से पाबंदी लगाता है। अगर कोई इस काम को करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, या उसको फाइन भरना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा सीवियर फाइन। ठीक है, आपने देखा होगा सलमान खान ने एक बार राजस्थान में क्या है, एक काले हिरण का शिकार कर लिया था मूवी की शूटिंग के दौरान। 4-5 लोग थे, तो उन पे अभी भी केस चल रहा है, बहुत भारी भरकम उनको हर्जाना चुकाना पड़ा है। ठीक है कि नहीं? क्या तो पब्लिक जो इमेज है वो खराब होती है। तो ये स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। उसके बाद वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैंने अभी बताया ऊपर 3 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज, इनको चिन्हित किया हमारी सरकार ने। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिनमें कि वन्य जीव, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको संरक्षण दिया जाता है उनके प्राकृतिक हैबिटेट में। नेशनल पार्क्स हैं, ये थोड़े बड़े इलाके होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, इनमें प्रॉपर बाउंड्रीज होती है, तारबंदी होती है, हर प्रकार की जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है उस पर लगाम होती है, कोई उसको अलाउ नहीं करता है वहाँ पे, चाहे वो पशुओं की चराई हो, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, चाहे वो शॉप्स वगैरह, मॉल्स वगैरह खोलना हो, चाहे वो क्या है हंटिंग ऑफ एनिमल्स हो, सब पे लगाम होती है, सब बंद होता है। यहाँ पे कल्टीवेशन, खेती भी नहीं की जा सकती। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? क्या कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, फार्मिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, देन उसके बाद नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े इलाके होते हैं, इनकी कोई वेल डिफाइंड तारबंदी नहीं होती है, कोई वेल डिफाइंड इनका बाउंड्रीज नहीं होती, जबकि इनकी बाउंड्रीज होती है। थोड़े छोटे इलाके हैं, ये थोड़े से बड़े इलाके हैं। ठीक है, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ जो रेयर प्लांट प्रजातियां हैं, दुर्लभ जो प्लांट्स है ना, जो बहुत अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, उनको ला करके एक छोटे से स्थान पे ही पन पाया जाता है, समझेगा? उनको अच्छी कंडीशन दी जाती है। तो यहाँ पे रेयर प्लांट्स, दुर्लभ प्रजातियों के प्लांट्स आपको एक छोटे से इलाके में देखने को मिल जाएंगे। तो बोटेनिकल गार्डन्स दे आर मेनली मेंट फॉर प्रिजर्विंग रेयर प्लांट स्पीसीज। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ये वो इलाके हैं जो बहुत घने या रिच है बायोडाइवर्सिटी में, घने जंगल होते हैं, विविध प्रकार के प्लांट्स और एनिमल लाइफ होती है यहाँ पे, रिच है ये। ठीक है कि नहीं? क्या तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिसर्च वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे इलाके हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है कि नहीं? क्या रिसर्च के लिए। तो ऐसा ही एक हमारे देश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था बच्चों, वो था नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये हमारा कुछ हिस्सा इसका केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इन तीनों में है ये। ठीक है कि नहीं? क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है एक और बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, कौन सा, जो यहाँ पे विंध्याचल रेंज में आता है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है कि नहीं? तो इसमें तो एक नेशनल पार्क और 2 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है इसके अंदर। ठीक है कि नहीं? क्या तो क्या है, वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स,
Biosphere reserves and forests, they have been developed across the country for preserving our valuable biodiversity. हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती जो बायोडाइवर्सिटी है, जीवों की विविधता है, उसको संरक्षण देने के लिए पूरे देश भर में ऐसे स्थान, प्रोटेक्टेड एरिया चिन्हित किए गए हैं। समझ में आ गया? तो ये है हमारे सरकार के प्रयास बायोडाइवर्सिटी की रक्षा के लिए। कानून भी बनाया है, साथ में इन क्षेत्रों को बढ़ा, और हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है धीरे 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 धीरे। ठीक है कि नहीं? क्या आज हमारे देश का जो टोटल एरिया उसका लगभग 4.8% इलाका, पूरे देश का लैंड एरिया लगभग 4.8% लैंड एरिया ये प्रोटेक्टेड एरियाज ने घेरा हुआ है। समझ में आ गया? तो इतना क्षेत्र हमने क्या है वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए दिया हुआ है हमारे देश में। ठीक है, चलिए अब देख लें। अब अगला क्या है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के मेन कारण क्या है तो मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, बिना सोचे समझे थॉटलेस तरीके से पेड़ों की बड़े पैमाने पे कटाई करना, जंगलों को सफाया करना, ये होता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, क्या इसके कारण है वो देखेंगे। क्यों किया जाता है, ये मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। ऑफ कोर्स द रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बच्चों रेकलेस मतलब होता है अंधाधुंध, द रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर पेड़ों की जो कटाई है अंधाधुंध तरीके से, इसी को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इसके जो मेन कॉजेज है वो क्या क्या है। सबसे पहला बच्चों, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, खाने के लिए ज्यादा भोजन उगाना पड़ता है, भोजन उगता है हमारा जमीन पे, तो हमको ज्यादा से ज्यादा इलाके में खेती करने की आवश्यकता है, लेकिन खेत हमारे बड़े तो हो नहीं सकते। तो जैसे जैसे खाने वाले लोग बढ़ेंगे तो हमको क्या है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जंगलों को अक्सर सफाया किया जाता है जिससे कि क्या खेती योग्य भूमि और बढ़ाई जा सके। ठीक है, देन उसके बाद लोग जो होते हैं गांव से जैसे जैसे शहरों में मूव करते हैं तो क्या होता है, जो गांव की जो खेती योग्य भूमि होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, प्लॉटिंग हो जाती है, और लोग नए नए भूमि के टुकड़े प्लॉट्स लेकर के घर बनाते हैं। तो नई जो ह्यूमन ड्वेलिंग्स है, रहने के लिए जो घर बनाने हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने हैं, इंडस्ट्रीज बनाने हैं, डैम बनाने हैं, इस प्रकार के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए भूमि की आवश्यकता है। और ये भूमि कहाँ से आएगी, जंगलों का सफाया करके आएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज पहला कैसा है, डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण टू प्रोक्योर लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों का सफाया करना पड़ता है। फॉर बिल्डिंग न्यू हाउसेज, नए घर बनाने हैं तो पेड़ काटने पड़ते हैं। बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी है तो पेड़ काटने पड़ते हैं। डैम्स, बांध बनाना है तो बड़े इलाके से पेड़ों का सफाया हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन के। अगला, टू अंडरटेक माइनिंग एक्टिविटीज, कहीं पे बच्चों खान वगैरह लगानी है तो खान नॉर्मली जमीन पे खुदाई करनी पड़ती है, चाहे कोयले की खान हो, पत्थर की खान हो, मार्बल की खान हो, ग्रेनाइट की हो। तो बड़े इलाके से क्या है, सरफेस के ऊपर जंगल साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही खुदाई वगैरह चालू होती है, ब्लास्टिंग और खुदाई होती है। ठीक है ना, माइनिंग एक्टिविटीज में बहुत जंगलों का विनाश होता है। उसके बाद क्या, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है बच्चों जो रॉ मटेरियल्स के लिए पूरी तरह से जंगलों पे निर्भर है। तो इन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के चक्कर में भी जंगलों को काटना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज सच एज टिम्बर फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री, जो हमारा फर्नीचर उद्योग है जहाँ पे हमारा फर्नीचर बनता है, कुर्सी टेबल हो गया, बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया। ठीक है कि नहीं? क्या इस प्रकार की जो चीजें, दरवाजों के लिए जो लकड़ी हो गई, तो ये सारी मोटे जो प्लाई बोर्ड होता है ये बनाने के लिए फर्नीचर इंडस्ट्री में ये सारी चीजें कहाँ से बनती है, लकड़ी से बनती है। लकड़ी कहाँ से आएगी, जंगलों से आएगी। उसके अलावा जो हमारा पेपर है बच्चों, ये पेपर बनता है लकड़ी का बुरादे से, और लकड़ी का बुरादा जब लकड़ी को काटते हैं तो उसके बारीक बारीक जो बुरादा होता है, उसी बुरादे को गला करके वुड पल्प बनाया जाता है। तो ये भी जंगलों का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वुड पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री। फाइबर जो होता है रेशम को, कई प्रकार का जूट जिससे बोरी बनती है, कोकोनट का कॉयर होता है जिससे मैट्रेसेस वगैरह बनाई जाती है, रस्सियां बनाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा कॉटन मैंने बता ही दिया जिससे कि क्या है, कई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सूती कपड़ा या धागा बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें हमको जंगलों से मिलती हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। उसके अलावा हमारा रबर इंडस्ट्री है, रबर हमको जंगलों से मिलता है। कई प्रकार के नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब जंगलों से मिलते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो जंगलों पर डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं विच गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फ्रॉम फॉरेस्ट। इसी प्रकार से जो हमारे कई जड़ी बूटी आधारित जो दवाइयाँ होती है, फॉर एग्जांपल आपका जो डाबर च्यवनप्राश है बच्चों, इस च्यवनप्राश को बनाने के लिए दुर्लभ प्लांट से मिलने वाले कई क्या है आयुर्वेदिक प्लांट्स लगते हैं, ये सारे जंगलों में ही उगते हैं। तो वहां से ही क्या है, वो जड़ी बूटियां कलेक्ट करके क्या है उसको बनाया जाता है च्यवनप्राश को। तो उसके जो अधिकतर कंटेंट्स है वो रेयर प्लांट्स जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रॉ मटेरियल प्राप्त करती है जंगलों से। ठीक है ना, उसके अलावा टू गेट वुड फॉर फ्यूल, कई बार जो ईंधन
के लिए जो लकड़ी होती है जलावन के लिए, वो लकड़ी भी कहाँ से आती है? जंगलों से आती है। तो ये सभी मेन कारण है जिनके द्वारा जंगलों का विनाश होता है, जंगलों को काटना पड़ता है। और कुछ जंगल अपने आप ही नेचुरल फैक्टर्स के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स हो गया, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है? जंगलों का नाश होता है। लेकिन जो हम जानबूझ के करते हैं वो ज्यादा नुकसानदायक है। तो वो ये है फैक्टर्स, ठीक है। चलिए, तो ये थे मेन कारण डिफॉरेस्टेशन के। अब हमने देख लिया जंगलों का विनाश कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जंगलों के विनाश से क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, वो देख लेते हैं अभी हम, ठीक है कि नहीं? क्या व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस होता है बच्चों नतीजा, जो हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं, उनका हार्मफुल असर क्या है हमारे पर, वो देखेंगे। बच्चों आपको मालूम होगा कि जो प्लांट्स है उसकी हरी हरी पत्तियां जो होती है ना बच्चों, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करती हैं, सोख लेती है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज करके अपना भोजन बना लेती है, और बदले में हमको फ्रेश क्लीन ऑक्सीजन देती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे जंगलों में, ये एक तरह से हमारी धरती के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। दे एक्ट लाइक लंग्स, ठीक है कि नहीं? क्या और ये हमको CO2 हटाते हैं पर्यावरण में से, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो एक तरह से दोनों में बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या अब मान लीजिए अगर हम बड़े पैमाने पर जंगलों का सफाया कर देंगे तो क्या होगा? जब पेड़ ही बहुत कम हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो प्लांट्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पेड़ ही कम हो गए, यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा बताइए? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या होती है ग्रीन हाउस गैस? बच्चों इस गैस में एक विशेषता है कि सन से आने वाले जो हीट रेज होती हैं, हीट रेज है ना, वो हीट रेज को ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप कर लेती है। तो इससे क्या हमारे ग्लोब का, हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और अगर हमारी ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे कई प्रकार की परेशानियां आ सकते हैं। इसी चीज को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यदि तापमान बढ़ जाएगा तो हमारे जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय प्रदेश हैं, नॉर्थ साउथ पोल, वहां पे खूब सारी बर्फ जमी हुई है। उसके अलावा हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारा एवरेस्ट है या फिर हिमालयन रीजन में जो बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ तेजी से पिघलेगी ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ने से, और ये सारी की सारी बर्फ पिघल करके अल्टीमेटली नदियों में बाढ़ आ जाएगी। जल्दी से पानी क्या है, बर्फ का पिघल के सारा का सारा समुद्रों में समा जाएगा। समुद्रों का वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और समुद्रों का वाटर लेवल बढ़ जाने से जो निचले जो कोस्टल इलाके हैं, जो तटीय इलाके होते हैं बच्चों निचले, वो समुद्रों में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो प्रलय आ जाएगी एक तरह से, ठीक है। बहुत जान और माल की हानि होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, होगा डिफॉरेस्टेशन के नतीजे। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ओर जो संसार में है वो ओवरऑल क्या है, इरेगुलर क्लाइमेटिक पैटर्न जो होता है वो हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें क्लाइमेट का जो पैटर्न है उसमें असाधारण बदलाव आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? क्या ऐसे स्थान जहां पे कहीं पे बारिश बहुत कम होती है वहां पे बाढ़ आने लगेगी, रेगिस्तान में बर्फ पड़ जाएगी, ठीक है कि नहीं? क्या और जहां पे नॉर्मल अच्छी बारिश हुआ करती थी वहां पे सूखा पड़ने लगेगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10-20-25 सालों के अंदर हमारे बहुत सारे साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स वगैरह बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, ठीक है कि नहीं? क्या आपने राजस्थान जैसे जगह पर भी बाढ़ आने लग गई। आपने जयपुर में कुछ दिन पहले देखा होगा कि कम से कम 6-5 फीट पानी भर गया, लैंडस्लाइड हो गया वहां पे, जो पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया, ठीक है कि नहीं? क्या और इस साल तो हमारे देश में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, इवन महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया फॉर एग्जांपल, इन्होंने तो भयंकर, जो वेस्ट बंगाल हो गया, भयंकर इन्होंने बाढ़ झेली है। अभी भी ये लोग, ये जो इलाके हैं ये बाढ़ से ग्रसित है। तो लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है ऐसे इलाकों में। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। मनुष्य यदि पर्यावरण के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है ना? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया, इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन CO2 लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बहुत ही नुकसानदायक नतीजे होंगे। आगे डिस्कस करेंगे अलग से क्वेश्चन में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स की पत्तियां तो हमको ऑक्सीजन देती हैं, और इससे पोल्यूशन लेवल, जो प्रदूषण लेवल है वो बढ़ जाता है। प्लांट्स की जो पत्तियां होती है प्रदूषण को कम करती हैं। इट डिस्टर्ब्स वाटर साइकिल। बच्चों तापमान बढ़ने से क्या होता है, वाटर साइकिल प्रभावित होती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो वाटर साइकिल में नॉर्मली क्या होता है, पानी जो होता है सर्कुलेट करता है एटमॉस्फेयर, और जो हमारी भूमि पे, जो धरातल पे जो जल है, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बार बार सर्कुलेट करता है। इससे हमको फ्रेश वाटर मिलता है रेन के रूप में। तो ये अनइवन हो जाएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, कहीं पे बिल्कुल कम, तो इससे पूरा डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ पे क्या रेनफॉल बहुत घट जाएगी, नॉर्मल पहले अच्छी मिलती थी अब वो घट जाएगी, वहां पे सूखा पड़ सकता है। कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, वहां पे बाढ़ आ सकती है। तो पूरा क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा।
तो इट डिस्टर्ब्स वाटर साइकिल, रिड्यूसेस रेनफॉल इन द एरिया कॉजिंग ड्रॉट्स, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट कॉजेज एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस, पूरे संसार भर में क्या है, विपरीत क्लाइमेट में परिवर्तन होंगे जो कि हानिकारक होंगे। द सॉइल बिकम्स लूज एंड बैरन, बच्चों प्लांट्स जो होते हैं, जंगल जो होते हैं ना, वो जो प्लांट्स हैं उसकी जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं बच्चों। फिर पेड़ पौधे के जो टहनियां पत्ते हैं वो सूख करके जब नीचे गिरते हैं ऑटम में, तो ये पत्ते सड़ करके बहुत अच्छी खाद बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट, ये मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है। इसके कारण कई प्रकार के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं, उनका भोजन है ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट से मिलता है हमको। अब अगर पेड़ पौधों को काट ही देंगे, हम जंगलों को काट देंगे, तो बच्चों इनकी जड़ें सूख जाएंगी, मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट नहीं रहेगा, मिट्टी लूज हो जाएगी। ये लूज मिट्टी हवा पानी से इधर से उधर काट के बहा के इधर से उधर ले जाई जाएगी, इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता, उपजाऊपन में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे क्या है, मिट्टी बंजर हो जाएगी और ऐसी भूमि जिसमें कुछ ना उगे बेकार बंजर हो जाती है। इस प्रकार की यूजलेस भूमि को हम डेजर्ट कहते हैं बच्चों। तो इट विल कॉज स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन भी कहलाता है ये, समझ में आ गया। तो ये अगला प्रभाव होगा हमारा डिफॉरेस्टेशन से। द सॉइल बिकम्स लूज एंड बैरन, मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि जड़ें ही नहीं होंगी प्लांट्स की उसको पकड़ के रखने के लिए, घास फूस नहीं होगा, ग्रीन कवर हट गया तो सॉइल विल बिकम लूज, लूज होगी। तो अब ये जो लूज मिट्टी है ये पानी बहा बहा के ले जाएगा, जब पानी बहा के ले जाएगा तो ह्यूमस बचेगी नहीं इसमें, तो फिर नीचे की जो हार्ड सॉइल है वो बंजर होती है, उसमें कुछ उगता नहीं, न्यूट्रिएंट्स होते नहीं है उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन बच्चों क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी का अपने स्थान से हट जाना। कैसे हट सकती है, पानी के द्वारा बहाई ले जा सकती है, आंधी के द्वारा उड़ाई ले जा सकती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो अगर मिट्टी बह के हट जाए, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, या हवा के द्वारा उड़ा करके दूसरे स्थान पे ले जाई जाए, ठीक है, या फिर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू में कमी आ जाए, उसकी जो उर्वरता है, उसकी जो फर्टिलिटी उसमें काफी कमी आ जाए, ये सारी चीजें सॉइल इरोजन होती है। और इससे क्या है, भूमि बंजर हो जाती है, बैरन मतलब बंजर हो जाती है, कुछ उगता नहीं है। और इसी प्रकार की जो बेकार बंजर भूमि है उसी को हम डेजर्ट बोलते हैं। तो इट विल लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ डेजर्ट्स, हमारे जो डेजर्ट क्षेत्र है वो बढ़ने लगेगा। इट डिक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बच्चों जो मिट्टी होती है ना, ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस होता है वो लूज मिट्टी होती है, और ह्यूमस के कारण क्या होती है बच्चों, नमी को धारण करके रखती है, नमी को रोक लेती है। तो जैसे पानी बरसता है तो धीरे धीरे नीचे परकोलेट होता है। तो अगर मिट्टी जंगलों के अंदर देखा होगा, जंगलों में जैसे ही हम पानी बरसता है तो वो पानी फटाफट नीचे घुस जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर की टॉप जो ह्यूमस रिच फर्टाइल सॉइल हट गई ना, तो नीचे की हार्ड जमीन आ गई, हार्ड जमीन पे बच्चों पानी जैसे ही बरसेगा तो नीचे जाने के बजाय बहने लगता है, बहने लगता है तो बाढ़ आती है, समझ में आ गया, नीचे घुसता ही नहीं है पानी। तो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत जरूरी है। मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे सोख करके वो नीचे अंडरग्राउंड भेज देता है, तो वाटर टेबल हाई बना रहता है। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, वो हाई बना रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जो धरातल का जो पानी है वो और ज्यादा गहराई में चलेगा, कुएं ट्यूबवेल खोदने से जल्दी से पानी हमको मिलेगा नहीं, बोरिंग बहुत गहराई में करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो इट डिक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी मिट्टी में, तो उसमें कुछ उग नहीं पाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू लेस ह्यूमस, बता चुका हूं मैं, पेड़ पौधों के प्लांट्स के अभाव में क्या होगा, उसमें जो डेड और डिकेइंग जो सड़े गले पत्ते हैं, टहनियां, वो ऐड नहीं होंगी, तो इससे क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस बच्चों क्या होता है, डेड और डिकेइंग सड़ा गला जो मैटर होता है जो कि प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, मिट्टी को, और इसी में कई प्रकार के पोषक तत्व न्यूट्रेंट होते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। तो ह्यूमस नहीं रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी का उपजाऊपन घट जाएगा। तो बच्चों अगर आपको देखना ह्यूमस क्या होता है तो आप क्या करेंगे, अपने गार्डन में जाइए, एक मुट्ठी भर मिट्टी लीजिए उठा करके, ठीक है, और उसको एक मग पानी में लेकर के उसमें छोड़ दीजिए। जो चीज नीचे बैठ जाए वो सॉइल का पार्ट है, जो तैर के ऊपर आ जाए जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो ह्यूमस होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड होता है। इसी ह्यूमस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ होती है। समझ में आ गया। तो ह्यूमस नहीं रहेगी तो मिट्टी का उपजाऊपन घट जाएगा, ठीक है। बच्चों जो हमारा गोबर की खाद होती है ना वो एक तरह से 100% प्योर ह्यूमस है, समझ में आ गया। गोबर की जो खाद होती है दैट इज 100% प्योर ह्यूमस, पूरा ऑर्गेनिक कंटेंट है, प्लांट मैटर है, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा क्या, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का नतीजा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेजर्टिफिकेशन बच्चों, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सॉइल इरोजन, ठीक है कि नहीं क्या, तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ प्राइमरी कंसर्न्स है हमारे। देन इरेगुलर रेनफॉल, समझ में आ गया, कहीं पे बहुत ज्यादा कहीं पे कम, तो ड्रॉट भी आ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है, समझ में आ गया। एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि नतीजे हैं डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे हम।
डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। चलिए बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। सबसे पहला डेफिनेशन बच्चों हमारा फ्लोरा। हम देख चुके हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, विविध प्रकार के जो जीव जंतु जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी में बच्चों फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट प्रजातियां और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीव हैं और जो प्लांट्स हैं, उन सभी की जो किस्में हैं, वैरायटीज है, वो सब मिल करके फ्लोरा कहलाता है। समझ में आ गया? सो व्हाट इज फ्लोरा? इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट स्पीसीज, जो प्लांट्स की प्रजातियां एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया, ये सब मिलाकर के कहलाता है वहां का फ्लोरा। एग्जांपल आ गया बच्चों साल के पेड़, इससे हमको कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी मिलती है। टीक, सागवान की लकड़ी, ये भी कंस्ट्रक्शन की लकड़ी मिलती है। जामुन फल मिलता है हमको। नीम का प्लांट हो गया, सबने देखा होगा। मैंगो का प्लांट हो गया। फर्न्स, ये छोटे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमारा क्रीपर्स आ गया, रेंगने वाले बेलें होती हैं। ग्रासेस, घास आ गई कई प्रकार की। हमारे सारा अनाज जो होता है ग्रास कैटेगरी में आता है, चाहे वो गेहूं चावल हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, ये सब ग्रासेस में आता है, ठीक। तो ये सब मिलजुल के क्या बनाता है, उस स्थान का फ्लोरा होता है। तो प्लांट स्पीसीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फोना का मतलब होता है एनिमल स्पीसीज, तो इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, किसी स्थान विशेष पे जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनकी प्रजातियों को हम इंक्लूड करते हैं फोना में। एग्जाम्पल टाइगर, बाघ, जैकल, गीदड़, चीतल। चीतल बच्चों होता है स्पॉटेड डियर, हिरन है ये, छोटा सा, बहुत ही फुर्तीला होता है और इसके पूरे शरीर पे गोल गोल व्हाइट व्हाइट पैचेस होते हैं, अदरवाइज ये गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद लेपर्ड, चीता। उसके बाद होता है हमारा वोल्फ, भेड़िया। बुल मतलब बैल, जंगली बैल हो सकता है ये। उसके अलावा बफेलो, भैंस, जंगली भैंसें भी होती हैं, वाइल्ड बफेलोज। फ्रॉग, पता ही है सबको, मेंढक। कई प्रकार के इंसेक्ट्स आ गए, बहुत बड़ी कैटेगरी है ये। बर्ड्स हो गया, पक्षी हो गया। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव आ गए इसमें। क्रोकोडाइल्स आ गया, स्नेक्स आ गया, पाइथन। देन उसके बाद फिश, मछलियां आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब मिलजुल के क्या बनाते हैं, हमारा फोना, ऑल द एनिमल स्पीसीज। क्लियर? उसके बाद आता है बच्चों स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज को हिंदी में बच्चों कहते हैं प्रजाति। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। प्रजाति एक ही प्रकार के दिखने वाले, एक ही जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स का समूह है, जिसको हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। सो व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज इज ए पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, बहुत बड़ा समूह होता है एक ही प्रकार के, एक ही जैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का समूह, दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दैट कैन इंटरब्रीड, इंटरब्रीड का मतलब होता है आपस में रिप्रोड्यूस करना। समझ में आ गया कि नहीं क्या? ब्रीडिंग होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देता है। डॉग है, डॉग ही डॉग को जन्म देता है। काऊ से छोटा काऊ का बेबी जन्म लेता है, ह्यूमन से ह्यूमन बींग्स के बेबी जन्म लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंगो का प्लांट है, मैंगो का प्लांट जो होता है उसको बीज बो देते हैं, तो मैंगो का प्लांट ही जन्म लेता है उससे। नीम के प्लांट से नीम का प्लांट जन्म लेगा उसके बीजों से। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म देता है, इसको इंटरब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लीजिए काऊ ने यंग वन को, काफ को जन्म दिया, ठीक है। अब वो जो यंग वन है जो ग्रो करेगा उसमें खुद में भी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो इस प्रकार का इंडिविजुअल फर्टाइल कहलाता है, जिसमें खुद में भी क्या होती है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब ऐसे आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स का समूह जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो और नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हो जो खुद भी फर्टाइल है, वो फिर आगे और नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देंगे। इस प्रकार से जो हमारा प्रजाति का चक्र है वो कंटिन्यू करता रहता है पूरी धरती पे, वो कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है कि नहीं क्या। उनकी पॉपुलेशन बरकरार रहती है। तो जैसे ह्यूमन बींग से कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। जो जीव जंतु वो भी अपनी प्रजाति को, रेस को आगे बढ़ाते रहते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए। समझ में आ गया? सो इट इज ए पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, एक ही जैसे दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स का समूह, उनका पॉपुलेशन, दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म दे सकें जिनमें क्षमता होती है आगे वापस रिप्रोड्यूस करके नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने की। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है उनका यंग वंश, आगे भविष्य की जो पीढ़ी है वो, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हो सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जांपल्स इसमें आगे स्पीसीज में डॉग एक स्पीसीज है, ह्यूमन एक स्पीसीज है बच्चों। ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। काऊ हो गया स्पीसीज। इसी प्रकार से वीट एक स्पीसीज है, राइस एक स्पीसीज है, बाजरा एक स्पीसीज है, समझेगा, मैंगो एक स्पीसीज है। तो ये सारी प्रजातियां हैं अलग अलग, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा बच्चों अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, अब इसका वर्गीकरण देखेंगे। बताओ कितने प्रकार की हो सकती है प्रजातियां। तो स्पीसीज, कुछ हमारी ऐसी प्रजातियां जिनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। बच्चों एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, जो खत्म हो चुकी हैं, आज ये देखने को नहीं मिलती। पहले कभी धरती पे ये फली फूली पाई जाती थी,
धरती पे पाई जाती थी, लेकिन आज ये नष्ट हो चुकी हैं किन्हीं कारणवश, और हम आज इनको धरती पे नहीं देख सकते। समझ में आ गया? फोटोग्राफ्स में आपने इनको जरूर देखा होगा, बट आज के युग में ये एग्जिस्ट नहीं करती, नष्ट हो चुकी हैं। इस प्रकार की प्रजातियां जो नष्ट हो चुकी हैं धरती से, जड़मूल से समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, इनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज विच वंस, बच्चों यहाँ वंस की स्पेलिंग आना चाहिए ONCE। वंस का मतलब होता है यहाँ पे एक बार, कभी ना कभी, ठीक है ना? तो क्या है ये? ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज विच वंस फ्लरिश्ड ऑन अर्थ, जो कभी ना कभी धरती पे फली फूली, कभी ना कभी पाई जाती थी, बट आर नो लॉन्गर फाउंड टुडे, लेकिन आज क्या है, वो पाई नहीं जाती हैं। दे हैव वैनिश्ड, डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। ऐसी कहलाती हैं विलुप्त प्रजातियां। लुप्त हो जाना मतलब गायब हो जाना। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, आपने मूवीज में देखा होगा, डायनासोर्स मूवी देखी ना आपने, लॉस्ट वर्ल्ड, वो एनिमेटेड मूवी है बस खाली, वो असली में डायनासोर्स की शूटिंग नहीं की है किसी ने भी। उसके अलावा वूली मैमथ, बड़े बड़े हाथी जैसे जीव आते थे। आज का जो हमारा हाथी है ना, उससे भी कम से कम 1.5 से 2 गुना बड़े होते थे ये, बड़े बड़े, इसके 6 से 12 फीट के तो इसके वो टस्कस होते थे, 10 मतलब दांत, ठीक है ना, जो 2 दांत निकलते हैं ना हाथी के आगे, और इस ऊन, बहुत इसके लंबे लंबे हेयर होते थे, और ये बर्फ में रहता था, वूली मैमथ। उसके अलावा डोडो, तो आज इसके क्या है, हमको फॉसिल्स, हड्डियां ही देखने को मिलती हैं, फॉसिल्स हैं हमारे सामने, हमारे पास इनके प्रिजर्व फॉसिल्स, उन्हीं से पता लगा कि हमको वूली मैमथ पाए जाते हैं। डायनासोर्स के भी हमको प्रिजर्व फॉसिल्स मिले हैं धरती की खुदाई से। डोडो एक बहुत ही रेयर बर्ड है बच्चों, जो कि आज के युग में समाप्त हो गया है। ये पहले एक आइलैंड होता था, मेडागास्कर आइलैंड, वहां पे ये पाया जाता था, ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद आता है हमारा हिमालयन क्वेल, एक बहुत ही सुंदर कलरफुल पक्षी हुआ करता था, हिमालयन रीजन में पाया जाता था, आजकल ये नष्ट हो चुका है, अभी देखने को नहीं मिलता। पिंक हेडेड डक, पिंक सिर वाली डक है। तस्मानियन टाइगर, बच्चों एक टाइगर है, काफी बड़ा साइज का टाइगर होता है ये, ठीक है, और इसके दांत जो थे काफी बड़े हुआ करते थे, और नॉर्मली 6 से 7 इंच के इसके आगे वाले दांत हुआ करते थे टाइगर, और काफी बड़ा साइज का टाइगर हुआ करता था। तस्मानियन, तस्मानिया जगह है, तस्मानियन टाइगर, ठीक है कि नहीं क्या? और आज के युग में बच्चों जो सबसे फियर्स एंड सबसे बड़ा टाइगर है बच्चों, वो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। ये पूरे संसार में सबसे बड़ा टाइगर जो होता है, इंडियन टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। उसके बाद साइबेरिया के टाइगर्स आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियां। उसके बाद आता है अगला हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब होता है खतरा मंडरा रहा है इन पे, ये कभी भी नष्ट हो सकती है, नष्ट होने का इन पे पूरा पूरा खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट बात कि इनकी संख्या काफी कम है, और मनुष्य जो होता है अपनी गतिविधियों के कारण इनको ट्रबल करता रहता है, इनको परेशान करता रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, चाहे कुछ नेचुरल हो, चाहे वो मानव निर्मित फैक्टर्स हो, इनके कारण इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनका एक्सटिंक्शन जो होता है ना, बहुत ज्यादा, इनका जो सर्वाइवल है, इनका सर्वाइवल और भी ज्यादा कठिन होते जा रहा है। तो ये कभी भी क्या है, ये विलुप्त हो सकती है। तो जो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गई है, खत्म होने की कगार पे आ गई है, तो अगर हम इमीडिएट कदम नहीं उठाते इनका संरक्षण के लिए, तो आने वाले 5, 10, 20 सालों में है ये हम इनको खो देंगे, फिर हम सिर्फ फोटोग्राफ्स में दे पाएंगे। ऐसी प्रजातियां कहलाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज, खतरे की कगार पे हैं, गायब नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, ठीक। एनी स्पीसीज विच इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी प्रजातियां जिन पे खतरा मंडरा रहा है विलुप्त होने का, समाप्त होने का। एंड हुज सर्वाइवल इज अनलाइकली, और जो इनका जो सर्वाइवल है, इनका जिंदा रहना काफी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इफ द कॉजल फैक्टर्स कंटिन्यू टू ट्रबल देम, जो उनको परेशान करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, यदि वो उनको परेशान करना जारी रखते हैं, तो आने वाले समय में हम इनको खो देंगे। तो जरूरत है क्या है, इनको इमीडिएटली संरक्षण देने की। तो इस प्रकार की प्रजातियां कहलाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। इनको हम थ्रेटेंड स्पीसीज भी कह देते हैं। एग्जाम्पल इसमें एलिफेंट, हाथी, बहुत शिकार हो रहा है इसका। राइनोसेरोस मतलब एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, हमारे देश में असम में है। इस अभी जो बाढ़ आई थी असम, उसमें बहुत सारे गैंडे मारे गए हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मारे गए हैं डूब के। पाइथन, अजगर, लायन, शेर, गिर के जंगलों में मिलता है शेर, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। टाइगर्स, टाइगर बच्चों पूरे संसार भर में 4000 से कम है, और उसमें से भी 2500 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है आज की तारीख में। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इतने कम रह गए टाइगर, इनको संरक्षण बहुत जरूरी है। डॉल्फिन्स, हमारी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होती हैं, बहुत रेयर है, आपने तो देखी भी नहीं होंगी। घड़ियाल, जो पतले मुंह वाला जो छोटा मगरमच्छ आता है, घड़ियाल गंगा नदी में ही मिलते हैं ये नॉर्मली। गोदावन पक्षी है, हमारे राजस्थान में खूब मिलता है, लोगों ने इसको शिकार कर करके ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया है, ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद ब्लैक बक, काला हिरन,
ये हमारे राजस्थान में ही देखने को मिलता है। पूरे संसार में ब्लैक बक राजस्थान के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। वो भी चूरू, नेचुरली तो प्राकृतिक अवस्था में चूरू में खूब मिल जाएंगे, अदरवाइज इनको कुछ कुछ छोटी संख्याओं में इधर उधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इसको विस्थापित किया गया है और वहां पे इनके लिए जीने के लिए कंडीशंस बनाई गई हैं। अदरवाइज नेचुरल अवस्था में खुले में ये चूरू में देखने को मिलेंगे, ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। स्टग मतलब बारासिंगा, ये कश्मीर में ही नॉर्मली देखने को मिलता है। बारासिंगा, रॉयल कश्मीर स्टग भी बोलते हैं उसको। उसके अलावा गोल्डन कैट, जो गोल्डन कलर की जो बिल्ली है, ये भी कुछ कुछ जगहों पर ही देखने को मिलती है। तो ये है हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद आती है हमारे रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां। ये प्रजातियां वो है बच्चों जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही छोटी है, संख्या में कम है, सीमित इलाकों में पाए जाते हैं। आज ये खतरे में नहीं है, लेकिन ये कभी भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं। समझ में आ गया? तो इन पे डाउट इसलिए क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है, ये बहुत ही लिमिटेड स्थानों पे ही पाए जाते हैं। समझ आ गया? तो रेयर स्पीसीज को हम क्या है, दुर्लभ प्रजातियां हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो स्पीसीज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। समझ में आ गया? तो अब रेयर स्पीसीज में क्या होता है, कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो एक स्थान ए पे भी पाए जा सकते हैं, स्थान बी बहुत दूर है उस पे पाया जा सकता है, स्थान सी पे भी पाया जा सकता है, और स्थान एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं, बट संख्या वाइज छोटी छोटी पॉपुलेशन होने की। ठीक है, तो दे मे बी फाउंड इन स्कैटर्ड रीजन्स बट इन वेरी स्मॉल पॉपुलेशंस। ठीक है, तो स्पीसीज ऑफ स्मॉल पॉपुलेशंस विच आर नॉट इंडेंजर्ड एट प्रेजेंट। आज तो वो endangered नहीं है, बट आर लाइकली टू कम इन दिस कैटेगरी बिकॉज ऑफ द स्मॉल नंबर। छोटी संख्या, कम तादाद होने के कारण वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक, फिर अगला हमारा बच्चों इंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीसीज है। अब देखो एंडेमिक और रेयर स्पीसीज में फर्क है। रेयर स्पीसीज वो होती हैं जो छोटी छोटी पॉपुलेशंस में कई स्थानों पर मिल सकती हैं लेकिन संख्या कम है, जबकि एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो एक स्थान विशेष पे ही मिलती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। समझ में आ गया? तो दीज आर द स्पीसीज विच आर फाउंड नेचुरली ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया के सिवाय पूरे संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार की जो स्पीसीज होती है जो एक स्थान विशेष की हैं, लोकल हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। These are the species which are found naturally, प्राकृतिक अवस्था में उसी स्थान को पसंद करती हैं, वहीं रहती हैं, वहीं मिलती हैं। They are found naturally only in a particular area, और एरिया बहुत बड़ा नहीं होता। एग्जाम्पल ब्लैक बक, काला हिरन बच्चों, ये हमको ताल छपर चूरू में मिलेगा, राजस्थान में। उसके बाद साल एंड वाइल्ड मैंगो बच्चों, साल के पेड़ होते हैं और जो जंगली आम है ये हमको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेंगे। समझ आ गया? ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो महाराष्ट्र है इसके बॉर्डर पे है ये इलाका। उसके अलावा हमारा इंडियन जायंट स्क्विरल, बहुत बड़ी गिलहरी है जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरी, और बाइसन, बाइसन होता है जंगली भैंसा, ये हमको मिलेंगे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ऊपर वाले तो प्लांट्स हैं दो, और ये एनिमल्स हैं हमारे, ये फ्लोरा है ये फौना है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, उसके बाद रॉयल कश्मीर स्टग, नाम में ही कश्मीर आ गया, तो ये कश्मीर रीजन में ही देखने को मिलेगा। बारासिंगा, हाँ हो सकता है वहां से कुछ इधर से उधर हम पकड़ के ले आए और अलग अलग स्थानों पर हम उनको रख दें, तो आपने देखे जरूर होंगे इधर उधर, बट प्राकृतिक अवस्था में, बाड़े में बंद ना होकर के प्राकृतिक अवस्था में घूमते हुए कहां देखने को मिलेंगे हमको? कश्मीर में। उसके अलावा इंडियन व्हाइट आस, जो सफेद गधा है, इंडियन व्हाइट आस, वो हमको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का जो डोंकी होता है। उसके अलावा गोल्डन लंगूर, सुनहरा कलर का जो लंगूर होता है, जो सामने से आगे से क्या होता है, लॉयन की तरह उसका मेन होता है, बड़े बड़े सर पे बाल होते हैं, बड़ी सारी लायन की तरह पूंछ होती है, गोल्डन लंगूर या लायन टेल्ड मकाक भी बोलते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स में बच्चों मिलता है हमारे देश में। वेस्टर्न घाट वो इलाका हमारे देश का नीचे का जो पोर्शन है ना, वी शेप का पेनिनसुलर रीजन, उसमें जो अरेबियन सी की तरफ का जो कोस्ट लाइन है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। समझ में आ गया? ये कौन सा तट है? थोड़ा सा गोवा महाराष्ट्र का तट आ गया, उसके बाद कर्नाटका का तट आ गया, केरला का तट आ गया। तो इस तटीय रीजन में तट से थोड़ा सा और अंदर की ओर जाएंगे तो पूरी पहाड़ी श्रृंखला है, घने जंगल हैं, और ये रीजन कहलाता है वेस्टर्न घाट्स। तो वहाँ पे गोल्डन लंगूर हो गया, एलिफेंट्स वगैरह भी होते हैं, यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज है नॉर्मली। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट जो होता है वो क्या है, यहीं पे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद बच्चों ये तो पता लग गया कि ये दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, खासकर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सब का हमने वर्गीकरण देख लिया। अब बच्चों क्या हमको जानकारी होनी जरूरी है कि ये कौन कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड? जरूर है, क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि किन स्पीसीज पे खतरा मंडरा रहा है तो हम संरक्षण के उपाय कैसे करेंगे? तो बहुत जरूरी है, सभी को मालूम होना चाहिए कि किस स्पीसीज को संरक्षण देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कम है ज्यादा, उन्हीं को तो संरक्षण देना है खत्म होने से बचाने के लिए। तो इसके लिए बच्चों एक बुक बनाई गई है, रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक में क्या होता है बच्चों, एक इंटरनेशनल संस्था है, IUCN नाम लिखा है आपका यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, IUCN।
संस्था का फुल फॉर्म क्या है ये? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये इंटरनेशनल संस्था है जो कि प्रकृति और जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनके संरक्षण के लिए काम करती है, फंड्स देती है। ठीक है, इसी संस्था के द्वारा ये बुक पब्लिश की जाती है, समय समय पे इसको अपडेट किया जाता है और इस बुक में उन सभी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट है जिन पे समाप्त होने का, विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस बुक को रेड डाटा बुक बोलते हैं। रेड क्यों रखा गया है? लाल मतलब खतरे का निशान, आपको पता है। तो ये वो प्रजातियां हैं जिन पे खतरे का निशान है, उनकी लिस्टिंग की गई है इस बुक में। तो हमारा देश भी ऐसी एक बुक मेंटेन करता है अलग से पर्सनल, जिसमें सिर्फ हमारे देश की इंडेंजर्ड कैटेगरी के जो प्लांट्स और एनिमल वैरायटीज हैं उनकी लिस्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो लगभग हमारे देश में ऐसी नियरली 163 प्लांट एनिमल स्पीसीज हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है, जिनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो रेड डाटा बुक समझ में आ गया। इट इज ए बुक विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? 3 अलग अलग किताबें, प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग है। तो इसमें क्या है? जिन प्रजातियों पे खतरा मंडरा रहा है विलुप्त होने का, एक्सटिंक्शन का, उनकी लिस्ट दी गई है। तो उनको संरक्षण देने का ज्यादा प्रयास इमीडिएटली किया जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए तो IUCN का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, पूछ लेते हैं कई बार। चलिए अगला हमारी टर्म है बच्चों पोचिंग। हंटिंग को ही बोलते हैं, शिकार को। तो इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड पोचिंग। जंगली जानवरों का गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से शिकार करना, मार देना उनको अपने खुद के लाभ के लिए, धन कमाने के लिए, ये होता है पोचिंग। ठीक है ना? तो जानवरों को नॉर्मली क्यों शिकार किया जाता है? उनकी खाल बेच देते हैं, नाखून बेच देते हैं उनके कई लोग, ठीक है, उनका फर बेच देते हैं। हिरन को मारते हैं कस्तूरी के लिए, एक सेंटेड मटेरियल है। उसके अलावा टाइगर्स की खाल के लिए उनको मारा जाता है। उसके अलावा जो एलिफेंट्स है खासकर बच्चों, और उनको उनके टस्क, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, हाथी दांत, उनके लिए उनका शिकार किया जाता है। तो अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग कारणों से मारा जाता है। तो ये बहुत ही बेकार काम है। तो इस पर पूरी तरह से पाबंदी है हमारे देश में, और इसी इलीगल हंटिंग को क्या बोलते हैं? पोचिंग बोलते हैं। रिफॉरेस्टेशन बच्चों, डिफॉरेस्टेशन हम देख चुके हैं, जंगलों की कटाई। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? भरपाई करना। जिन स्थानों से हमने जंगलों का विनाश कर दिया है, धरती को उजाड़ दिया है हमने, उन स्थानों पे वापस से हम पौधारोपण के द्वारा, प्लांटेशन वर्क के द्वारा वापस भरपाई करें, जंगलों को फैलाएं, हरियाली फैलाएं। इसी चीज को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। जंगलों का जो स्टॉक है उसको वापस मेंटेन करना। तो इट इज द रिप्लेनिशमेंट। तो रिप्लेनिशमेंट होता है भरपाई करना। भरपाई किसकी की जाती है? घाटे की, नुकसान की। नुकसान क्या हुआ? जंगलों का सफाया। तो ये नुकसान है हमारे पर्यावरण के लिए, तो उसकी भरपाई करना। डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट को वापस से लगाना बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए नए पौधे लगाना। और बच्चों बड़े पैमाने पर जैसे हम जंगलों में पौधे लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, इसको सिल्वीकल्चर भी कहा जाता है। तो रिफॉरेस्टेशन का एक और नाम भी क्या है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब होता है प्लांटेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। ठीक है, ट्रीज, प्लांट्स इन फॉरेस्ट एरिया। तो रिप्लेनिशमेंट मतलब होता है भरपाई। स्पेलिंग गौर करेंगे अच्छे से। तो बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इनकी स्पेलिंग और इनके मीनिंग्स आप लिख लेंगे, आपको इजी हो। इसके लिए मैंने क्या यहाँ पे हिंदी में इनके मीनिंग्स वगैरह दिए ताकि इजीली आपको लर्न हो जाए। ठीक है ना? चलिए तो इनको आप नोट भी कर लेंगे नोटबुक में। उसके बाद हमारा इकोसिस्टम है बच्चों। इकोसिस्टम को शुद्ध हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, इसमें बच्चों कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। कुछ हमारा लिविंग कंपोनेंट्स हैं भाई, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ हमारे नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारा देखो क्लाइमेट आ गया, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब चीजें आ गया। तो किसी भी एक स्थान विशेष पे जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं और जो नॉन लिविंग चीज है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। समझ आ गया? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, खुद प्रभावित भी होते हैं। तो इस प्रकार का एक कंप्लीट सेटअप सिस्टम जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन बच्चों 2 प्रकार का होता है। इनके बीच में आदान प्रदान होता है, एनर्जी का भी और मटेरियल्स का भी। फॉर एग्जाम्पल, हमने भोजन खाया तो हम लिविंग चीज है। भोजन खाया हमने तो भोजन खाने से हमारे बॉडी में मटेरियल चला गया। ठीक है, हमने सांस छोड़ी तो हम जो भी सांस छोड़ते हैं, तो देखो सांस छोड़ने के कारण हम CO2 क्या है बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ये एयर के साथ इंटरेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, बाहर धूप में निकले तो हमने सनलाइट एब्जॉर्ब की, ये हमारा सनलाइट के साथ इंटरेक्शन हो गया। मिट्टी को यूज किया भोजन उगाने के लिए, क्रॉप के लिए, ये हमारा वाटर के साथ, सॉइल के साथ इंटरेक्शन हो गया हमारा। ठीक है कि नहीं? क्या पेड़ पौधों ने सनलाइट की मदद से भोजन बनाया, तो ये प्लांट्स का सनलाइट के साथ इंटरेक्शन हो गया। समझ में आ गया? तो ये इंटरेक्शन कहलाते हैं, लेन देन जो है उनका, लेन देन वाला बिजनेस है। सो एक ऐसा सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं एबायोटिक। बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये सिस्टम, एक ऐसा तंत्र
कंप्राइजिंग ऑफ मतलब मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें होती हैं शामिल, वेयर जहां पे बोथ इंटरेक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, समझेगा, लेन देन एक तरह का इंटरेक्शन मतलब, समझेगा। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो लिविंग तो मैंने बता दिया, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है हमारे, क्लाइमेट आ गया, एयर आ गया, वाटर, सनलाइट, सॉइल, इटीसी, ये सारी चीजें आ गई। तो ये सब मिलजुल के बनाते हैं हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक। अगला क्या है, डेजर्टिफिकेशन, इसका मतलब होता है डेजर्ट्स का प्रचार प्रसार, डेजर्ट्स का फैलाव। और ये क्यों हो जाता है, डिफोरेस्टेशन से। डिफोरेस्टेशन होगा तो मिट्टी का उपजाऊपन घटेगा, बंजर भूमि हो जाएगी, और इससे क्या होता है, डेजर्ट्स फैलेंगे, समझ में आ गया। वहां पे उपजाऊपन घट जाएगा तो कोई फसल नहीं उग पाएगी। तो डेजर्टिफिकेशन मतलब होता है जंगलों को काट करके डेजर्ट्स का फैलाव होना। द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड, जो हमारी उपजाऊ भूमि है, जहां से यदि हम जंगलों का सफाया कर दें तो स्लोली क्या होती है, वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। बहुत अधिक जंगलों की कटाई के कारण हमारे जो फर्टाइल उपजाऊ जो भूमि है उसका धीरे धीरे किसमें, रेगिस्तान में परिवर्तन, बंजर भूमि में परिवर्तन, यही कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। समझ में आ गया। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, डेजर्ट की स्पेलिंग में DESSERT मत कर देना। DESSERT भी सही स्पेलिंग होती है, डेसर्ट बोलते हैं उसको, वो कोई स्वीट डिश बोलते हैं, जैसे आप आइसक्रीम या कोई पुडिंग खा रहे हो उसको डेसर्ट कहा जाता है। तो ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे DESSERT सिंगुलर है रेगिस्तान, DESSERT डेसर्ट कोई मीठी डिश। अगला हमारा क्या है, सॉइल इरोजन। मैं बता चुका हूं सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, जो हमारी ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है, या तो वो कट के अपने स्थान से हट जाए तेज बहते हुए पानी के साथ, हवा के साथ, और या फिर उसके उपजाऊपन में भारी कमी आ जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए, दोनों ही चीज सॉइल इरोजन कहलाते हैं। इससे मिट्टी बंजर होती है। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, जो सबसे ऊपर की जो मिट्टी की परत है, उपजाऊ परत, उसका हट जाना, और डिक्रीज इन न्यूट्रिएंट वैल्यू, या फिर उसकी जो पोषक तत्वों से भरपूर उसकी जो वैल्यू है वो कमी आ जाए उसमें, जिससे उसकी फर्टिलिटी का नुकसान हो, समझ में आया, उपजाऊपन घट जाए, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो दो चीजें, मिट्टी का कट के हट जाना या उसके उपजाऊपन में कमी आना, न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाना, पोषक तत्वों में कमी, ये होता है सॉइल इरोजन, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे बच्चों, माइग्रेशन क्या होता है। बच्चों बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, खासकर बर्ड्स आते हैं इस कैटेगरी में। ये क्या करते हैं, जिन स्थानों पे रहते हैं वो स्थान उनके नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन नेचुरल हैबिटेट्स में कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, प्रकृति की मार झेलते हैं ना जब, कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बर्फ जम गई, वहां पे टेम्परेचर माइनस के 50-60 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, बाढ़ आ गई वहां पे, ठीक है कि नहीं, जंगलों में आग लग गई सपोज, तो कई बार ऐसा होता है कि हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कठोर परिस्थितियां जो होती हैं वो उनको परेशान करती हैं। तो इनसे बचने के लिए ओकेजनली या समय समय पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अपने स्थान से हटना पड़ता है। कुछ जगह तो परमानेंटली हट जाते हैं, अगर जैसे जंगलों में आग लग गई तो वापस तो सही नहीं होगा वो, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गया। लेकिन बच्चों कई बार अधिकतर जैसे हमारी एक्सट्रीम कोल्ड ठंड पड़ती है, अब ठंड कहाँ पड़ती है, पोलर रीजन में, ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं ना, उनमें 6 महीने सनलाइट रहती है और 6 महीने पूरी बर्फ जमी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, माइनस का टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसे पक्षी हैं हमारे, जैसे कि साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, माइनस का 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है सर्दियों में, कठोर बर्फ जम जाती है, इतने कम तापमान पे पक्षी जिंदा नहीं रह पाते। तो होता क्या है बच्चों, और वहां पे जो विंटर सीजन है उसमें तो तापमान माइनस का 50 डिग्री रहता है, और गर्मियों में बच्चों वहां का तापमान ऑलमोस्ट क्या है, -5 से लेकर +5 इसके बीच में रहता है। तो गर्मियों में भी काफी ठंड रहती है वहां पे। तो बच्चों गर्मियों का सीजन तो झेल लेते हैं वो पक्षी, लेकिन ठंड का सीजन माइनस का जो 40-50 डिग्री सेल्सियस को झेल नहीं पाते। तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए, ठंडी सर्द हवाओं से बचने के लिए बच्चों, ये जो बर्ड्स होते हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसमें एग्जांपल मैं बता दूं आपको, एक तो आर्कटिक टर्न है, बहुत छोटा सा पक्षी है, उसके अलावा एक और है हमारा साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया में ही पाया जाता है। तो ये पक्षी बच्चों हजारों किलोमीटर का फासला तय करके उड़ करके गर्म प्रदेशों की तरफ आते हैं, अपना विंटर सीजन अच्छे इलाकों में काटते हैं, वहां उनको भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, वहीं पे वो निवास करते हैं 2-4-5 महीने, ठीक है। इसी दौरान वो अंडे दे देते हैं,
ब्रीडिंग सीजन होता है उनका, अंडे से उनके छोटे छोटे यंग वंस निकलेंगे, ठीक है, और फिर अपने परिवार को बढ़ा करके यंग वंस को लेकर के जब अच्छी कंडीशंस लौटती हैं, गर्मियों का सीजन चालू होता है, वसंत ऋतु चालू होती है, वो वापस अपने प्रदेशों की ओर लौट जाते हैं। हर साल ये मेहमान आते हैं। और बच्चों हमारा देश इस मामले में बहुत लकी है। हमारे राजस्थान में ही एक ऐसा ही स्थान है, घाना बर्ड सेंचुरी, भरतपुर में है बच्चों ये। तो सर्दियों में बच्चों यहाँ पे विदेशों से, बाहरी इलाकों से बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, हर साल आते हैं ये। तो वहां पे ठंड को झेल नहीं पाते अपने प्रदेशों में, तो उस ठंड से बचने के लिए, ब्रीडिंग के लिए रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, अंडे देने के लिए यहाँ आते हैं। और इससे क्या, अपने खुद के हैबिटेट में जो उनकी हार्श कंडीशंस हैं, कठोर परिस्थितियां, उनसे बचाव भी हो जाता है। और फिर ये क्या है, अपने परिवार को बढ़ा करके वापस अच्छा जब कंडीशंस लौटती हैं तो अपने प्रदेशों की ओर वापस लौट जाते हैं। तो ये जो सीजनल जो मूवमेंट है, कंडीशन से बचने के लिए, हार्श कंडीशन से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये कहलाता है माइग्रेशन। क्या कहलाता है? माइग्रेशन। तो देखें क्या होता है माइग्रेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ, हिंदी में होता है स्थानांतरण, स्थान बदलना। इट इज द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट। हैबिटेट होता है लिविंग प्लेस, किसी भी प्राणी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल लिविंग प्लेस, जहां पे वो नॉर्मली प्राय पाया जाता है, रहता है, निवास करता है, उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। तो बच्चों हैबिट नहीं लिखेंगे, हैबिट आदत होता है और हैबिटेट होता है लिविंग प्लेस। क्लियर है? सो माइग्रेशन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज, प्रजाति का मूवमेंट, कहां से कहां, फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट, स्वयं का हैबिटेट, स्वयं के रहने के स्थान से किसी भिन्न स्थान पर मूवमेंट, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एवरी ईयर। और कुछ लिमिटेड पीरियड तक, परमानेंट नहीं चले जाते हैं, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, रिपीटेड एक्टिविटी है, ये कहलाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन टेक्स प्लेस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ये दो मेन कारण है माइग्रेशन के। पहला तो मैंने बताया कि उनका खुद का जो हैबिटेट है, वहां पे कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हो गई है, एक्सट्रीम कोल्ड, समझ में आ गया। तो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत जटिल हो गई हैं, रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा फॉर ब्रीडिंग, बहुत ठंड में वो अंडे नहीं दे पाते, ठीक है ना, खिलाएंगे क्या, भोजन की कमी हो जाती है, पानी सूख के बिल्कुल हार्ड बर्फ बन जाएगा, तो पिएंगे क्या, बर्फ को थोड़ी गटकेंगे पक्षी। तो बहुत मुश्किल कंडीशंस होने पर ही ये माइग्रेट करते हैं। तो एग्जांपल हमारे हैं साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, ये दोनों पक्षी हैं, एंड मैनी मोर बर्ड्स, और भी कई पक्षी हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम द पोलर रीजन्स टू इंडिया। इंडिया में आते हैं, ये कहाँ आते हैं, घाना बर्ड सेंचुरी, जो कि भरतपुर में है, राजस्थान में, सर्दियों में बच्चों। यहाँ पे प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है, और यहाँ पे कई प्रकार के सुंदर सुंदर कलरफुल पक्षी देखने को हमको मिल जाएंगे बच्चों। इस एक सेंचुरी में आप लगभग 365 प्रकार के, लगभग इतने प्रकार के आप बर्ड्स एक समय में देख पाओगे। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ आपके नीम थाना में आपने कितने प्रकार के पक्षी दे रखे होंगे, तो आप एक हाथ पे गिन पाओगे, मुश्किल से एक हाथ पे भी आप गिन नहीं पाओगे। ज्यादा ज्यादा कबूतर बोल दोगे, स्पैरो चिड़िया बोल दोगे, कौवा बोल दोगे, मोर बोल दोगे, उससे ज्यादा आप लोगों ने देखी नहीं होंगी यहाँ पे पक्षी। 10 भी आप मुश्किल से गिना पाओगे। वहां पे आपको एक समय में कितने दिख जाएंगे, 350, 365 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजातियां आपको, अलग अलग बर्ड्स दिख जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे कईयों को। तो इतनी विविधता आपको एक छोटे से स्थान पे देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन। दीज बर्ड्स ले एग्स हियर, यहाँ पे अंडे देते हैं, अच्छा कंडीशन है यहाँ पे। ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ड्यूरिंग स्प्रिंग रिटर्न बैक टू देयर हैबिटेट अलोंग विद देयर यंग वंस। फिर अपने जो यंग वंस हैं, जो यंग जो उनके वंस हैं, छोटे जो उनके पक्षी हैं, उनके साथ वो क्या है, नए मेहमानों के साथ क्या है, वापस अपने हैबिटेट की ओर लौट जाते हैं स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग हमारा फरवरी लास्ट से मार्च के साथ शुरू हो जाता है, तो इनका लौटने वाला टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हजारों किलोमीटर का बच्चों ये फासला तय करके मेहमान स्वरूप आते हैं और हमारे देश में हर साल आते हैं। तो आपको अगर कभी बर्ड वॉचिंग देखना है कभी, तो इस स्थान पे जरूर आप विजिट करना, घाना बर्ड सेंचुरी, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट शुड बी डन टू कंजर्व फॉरेस्ट्स। जो हमारे जंगल है ना बच्चों, उनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो देख लेते हैं कुछ निम्नलिखित उपाय हमारे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे जंगलों को बचाने के। तो सबसे पहला, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये तो सीधी बात है, हमको जंगलों में जा करके, जो हमारी बंजर भूमि है, बेकार पड़ी भूमि है, खाली पड़ी भूमि है, उसमें जाकर के हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इसमें आम जन की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, पूरा समाज का रोल है इसमें। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों की आग पे लगाम लगाना, ठीक है। उसके बाद डू नॉट कट ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। क्या, यूज फायरवुड ऑफ ड्राइड एंड और अपरूटेड ट्रीज, जो अपने आप पेड़ सूख गए हैं या अपने आप उखड़ गए आंधी तूफान से, उन्हीं की लकड़ी को यूज किया जाना चाहिए ईंधन के रूप में, हरे पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
कई बार क्या होता है बच्चों, कई प्रकार के इंसेक्ट्स, पेस्ट, बीमारियां लग जाते हैं जिससे कि पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। अभी हाल ही में देखना हमारे देश में टिड्डियों का बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ, ग्रास हॉपर्स टिड्डियां या पूरे पत्तों को चट कर जाती हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनमें, दीमक चट कर जाती है। तो इन सब से इंसेक्ट्स और पेस्ट से हानि होती है हमारे जंगलों को, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या फॉगिंग कर सकते हैं जिससे कि इन कीड़ों को मारा जा सके, हमारे जंगलों को बचाया जा सके। उसके अलावा कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। बच्चों जंगलों में घने पेड़ होते हैं, इन पेड़ों से फल बीज बनते हैं, यही बीज नीचे जमीन पे गिरते हैं और यही बीज उग करके छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे बना लेते हैं। समझना ध्यान से। अब ये जो छोटे छोटे पौधे हैं यही आगे चल के भविष्य में बड़े पेड़ों में बदल लेंगे, जंगल बनेगा इन्हीं से। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसे जंगल के इलाके में आप अपने मवेशियों को चरने के लिए ले जाए, सैकड़ों के झुंड में, 100 पशुओं का झुंड है, बड़ा सारा गाय है, मवेशी है, भेड़ बकरियां हैं, इनको चरने के लिए ले जाएंगे। तो भेड़ बकरियां जो होते हैं छोटे छोटे पौधे जो कभी भविष्य का जंगल बन सकते हैं, इनको चर जाएंगे। आधों को तो चर जाएंगे और आधों को अपने पैरों के नीचे कुचल कुचल के उनको नष्ट कर देंगे। तो एक तरह से हमने भविष्य का जंगल खो दिया, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने जो मवेशी हैं उनको बड़े पैमाने पे जंगलों में न ले जाएं चराने के लिए। समझ में आ गया। तो ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग हो लिमिट में हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चराई पे लगाम लगाई जानी चाहिए, इससे भी जंगलों का विनाश होता है। ये भविष्य के जंगल के लिए खतरा है कैटल। समझ में आ गया। उसके बाद डिस्करेज द यूज ऑफ फायरवुड एंड टिम्बर। बच्चों जितना भी हो सके हमको जलावन के लिए जो लकड़ी है उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो फर्नीचर वगैरह है, लकड़ी का फर्नीचर, उसका यूज मिनिमाइज कर देना चाहिए, तो टिम्बर की आवश्यकता कम होगी। लकड़ी के फर्नीचर की जगह आजकल प्लास्टिक्स का, मेटल का फर्नीचर आने लग गया है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। लकड़ी का फर्नीचर अगर हम जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा जंगलों से लकड़ियां काटनी पड़ेगी, तो इस पर थोड़ा सा हम क्या करें, डिस्करेज करें, लगाम लगाए इनके यूज पे। डू नॉट वेस्ट पेपर, हमको पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों हमारा जो पेपर है ना, पेपर ये लकड़ियों से आता है, लकड़ियों के बुरादे से बनता है, तो अगर हम ज्यादा पेपर यूज करेंगे, बर्बाद करेंगे, कॉपियां फाड़ फाड़ के डस्टबिन में फेंकेंगे, तो समझो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, फिर हमको ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे पेपर लाने के लिए। तो ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर एज इट कम्स फ्रॉम ट्रीज। तो एक तरह से अगर आपने पेपर को बचा लिया ना, तो समझो आपने पेड़ों की रक्षा कर ली। समझ में आ गया। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, 1 टन पेपर, बच्चों अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, हर साल आप लगभग अपना बैग स्कूल में ले जाते हो, कई रफ कॉपियां, फेयर कॉपियां भरते हो, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या है, आप देखना एक साल में ऑन एन एवरेज आप किताब और कॉपियों के रूप में 15 से 20 केजी पेपर यूज कर लेते हो। अगर ऑन एन एवरेज एक बच्चे का बैग को तोला जाए तो कॉपी किताबों का जो वजन होता है बच्चों, वो करीब 15 से 20 किलो हो सकता है साल भर का पेपर यूज करने वाला, ठीक है, 15 से 20 केजी। एक घर में एक से अधिक बच्चे हैं, देन उसके बाद हमारे घर में अखबार आता है, तो ये सब पेपर है, और भी हम शादी के कार्ड वगैरह छपकाते हैं, वो पेपर में आता है, ठीक है। तो ये सब पेपर हमको पेड़ों से ही तो मिलता है, ठीक है। हमारा जो पैकिंग का जो गत्ता वगैरह बनता है वो भी पेपर उसी से आता है। अब समझना ध्यान से बच्चों, 1 टन पेपर, 1 टन होता है 1000 केजी। 1 टन पेपर बनाने के लिए बच्चों फुल्ली ग्रोन 17 पेड़ों को काटना पड़ता है हमको। 17 पेड़, पूरे 20 साल तक बढ़े हुए पेड़, उनको यदि हम कटाई करते हैं, फुल्ली ग्रोन ट्रीज 17, देन ओनली वी कैन गेट 1 टन, 1000 केजी ऑफ पेपर। बच्चों तो देखिए कितना नुकसान है हमारे पर्यावरण का, और ये 17 पेड़ों को वापस उगने में कई साल लग जाएंगे, उतने बड़े होने में 18, 20, 25 साल वापस लग जाएंगे। तो कितना नुकसान होता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें पेपर का यूज कम से कम करें। पेपर बचाया तो मतलब पेड़ बचाया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद प्रिवेंट इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों की जो अंधाधुंध गैर कानूनी कटाई है, इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। बिना सोचे समझे हर कहीं से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और सरकार ने कानून तो बनाए हुए हैं, लेकिन बस उसकी पालना नहीं होती है, निगरानी नहीं हो पाती कई बार, ठीक है नहीं क्या। तो सरकार को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, चोरी छुपे पेड़ काटते हैं रातों को जंगलों में जाकर के, उन पे लगाम लगाया जाना चाहिए। और जो उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उन पे स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, गाड़ियां जब्त कर लेनी चाहिए। प्राइवेट ठेकेदार कई बार ये काम करते हैं, रात के समय जाके चोरी छिपे जंगलों से पेड़ों की कटाई होती है, ठीक है। और फिर ये जो वुड स्मगलिंग होती है ना, लकड़ी की कटाई करके इधर से उधर ले जाना गाड़ी मोटर में, ये रात के समय आधी रात को ले जाते हैं जब सारी दुनिया सो रही होती है, कोई निगरानी करने वाला नहीं होती है। तो इसी कारण से बच्चों आपने देखा होगा हमारा जो खेतरी मोड़ है उस रीजन में रात के समय भी क्या होती है, पुलिस पहरा देती है बिल्कुल, ताकि इलीगल जो स्मगलिंग का काम होता है, चोरी छुपे जो चीजें ले जाते हैं इधर से उधर, वो सब रात के समय ही करते हैं लोग, चोरी छुपे करते हैं जब सारी दुनिया सोती है। तो अगर ऐसा कोई केस पकड़ में आता है, कोई हरी लकड़ी, आज भी बच्चों हरी जो कच्ची लकड़ी है उसको काट करके आप अगर किसी गाड़ी में लोड करके ले जाओगे ना दिन दहाड़े या रात को भी, तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। समझ में आ गया। चाहे आपके खुद के खेत में हरे पेड़ लगे हो, आप उसको काट करके खुद नहीं ले जा सकते, दूसरा तो बहुत दूर की बात है।
तो ये इलीगल है हमारे देश में। पेड़ों की कटाई, खुद के पेड़ों के मालिक हम नहीं है, पेड़ हमारी प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति पूरे देश की है, समझ में आ गया, पूरी कम्युनिटी की है। एक पेड़ अकेला आपका नहीं होता, पेड़ हमारा खुद का नहीं होता कभी भी, समझ में आ गया ना। तो ये कम्युनिटी का है, तो सरकार ने कानून बना रखे हैं, उनका कटाई पे स्ट्रिक्ट पाबंदी है। आप छोटे मोटे प्रूनिंग कर सकते हो, टहनियों की छोटी मोटी कटाई करते हो, तो जड़ से निकालना नहीं चाहिए। प्रूनिंग करना अलाउड है, बट पेड़ों को जड़ से निकालना अलाउड नहीं है। तो अगर जो कानून को उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। समझ में आ गया। ये था हमारा क्या हमारे प्रयास होने चाहिए जंगलों के संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। जो बच्चों हमारे जीवों की जो विविधता है उसकी रक्षा क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी जीवों की विविधता मैं बता चुका हूं। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज वाइटल फॉर अवर सर्वाइवल एग्जिस्टेंस। हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। हम तरह तरह से निर्भर हैं दुनिया भर के प्लांट्स और एनिमल्स पे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। जो अलग अलग जीव होते हैं ना बच्चों, वो स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनको एक दूसरे की आवश्यकता है। समझा गया। हमको भी देखो दूसरे एनिमल्स की, प्लांट्स की, सबकी आवश्यकता है। इमेजिन करो हमारे जीवन से सब हट जाए तो हम क्या है, जी ही नहीं पाएंगे। तो दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है ये। ठीक है, हम भी देखो प्लांट्स और एनिमल्स पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड, यदि किसी भी एक प्रकार के जीव को हम नष्ट कर देते हैं ना, इट इज हार्मफुल फॉर अदर्स। इवन जो कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो बहुत जरूरी है भाई। अगर उन्हीं को भी हम हटा देंगे मान लीजिए, तो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन नहीं बढ़ेगा। उपजाऊपन नहीं बढ़ेगा तो फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, प्लांट्स की फर्टिलिटी, प्लांट्स की ग्रोथ में बाधा आएगी। प्लांट्स ढंग से उगेंगे नहीं तो हमको भोजन नहीं मिलेगा, हमको भोजन नहीं मिलेगा तो हम जानवरों को हंटिंग कर लेंगे, जानवरों को भी भोजन नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं मिलेंगे, तो एक तरह से सब तहस नहस हो जाएगा। समझ में आ गया। सब एक दूसरे पर निर्भर है, एक श्रृंखला की तरह है। ठीक है ना, एक श्रृंखला आपने देखा होगा, चेन। उस चेन में अगर एक भी कड़ी कमजोर हो जाती है तो पूरी चेन टूट जाती है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड, एक ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जाए ना, इट इज हार्मफुल फॉर अदर्स, तो दूसरों के लिए हानिकारक है। रिच बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स ए हार्मनी बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जितनी ज्यादा विविधता होगी, जितने ज्यादा प्रकार के जीव जंतु होंगे, मेल जोल से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, उतना ही क्या है, ऑर्गेनिजम्स के लिए बेहतर होगा, सभी के लिए, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो उनमें मेल जोल और एकता की भावना रहेगी, उतना ही उनके सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा होगा। ठीक है कि नहीं, क्या कम हो जाएंगे तो दिक्कत। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है, जीवों की जो विविधता है, उसका संरक्षण बच्चों बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने समझा है इसको पहले पूरा देखेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।